चलो फिर से स्टार्ट करते एक मस्त वाले एनर्जी के साथ, ठीक है। कहाँ गया? हाँ अब ठीक है। चलो, तो लास्ट क्लास में हम कहाँ तक पढ़ाए थे बाबू? लास्ट क्लास में हम पढ़ा चुके थे आपको, कौन कौन सा हम पढ़ा चुके थे? हम आपको चैप्टर पढ़ा रहे थे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे थे कि जो लक्ष्मीकांत का बुक का है, ठीक है। जिसमें हम कौन कौन सा आपको पढ़ा चुके हैं? हम सबसे पहले आपको पढ़ा चुके हैं 1773 वाला पढ़ा चुके हैं, रेगुलेटिंग एक्ट। फिर 1781 पढ़ा चुके हैं हम, राइट। उसके बाद और क्या पढ़ा चुके हैं? पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा चुके हैं। आपका कब? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा चुके हैं। उसके बाद फिर 1786 का भी हम पढ़ा चुके हैं, राइट। उसके बाद फिर हम 1793 का पढ़ा चुके हैं। उसके बाद हम फिर 1813 का पढ़ा चुके हैं। अब हम लोग लास्ट पढ़ेंगे, मतलब लास्ट नहीं अभी है, और दो है, मतलब मोस्टली लास्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का दो हम लास्ट पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे 1833 में वो लोग क्या कानून पास किया, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे 1857 में वो लोग क्या कानून पास किया, 53 में क्या कानून पास किया, और फिर 1857 में तो क्रांति ही हो जाता है, ठीक है। तो हम पहले अभी 1837 में वो लोग क्या, 1833 में वो लोग क्या कौन सा कानून पास किया था, इस चीज को जरा हम अच्छा तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि इस दौरान ये लोग कौन कौन सा कानून पास किया था। क्लियर? इतना में किसी बच्चा को कोई प्रॉब्लम है? चलो अब देखते हैं क्या लिखता है 1833 का। दिस एक्ट वॉज द फाइनल स्टेप एक्ट टुवर्ड्स द, एक बार हम देख लेते हैं, एक सेकंड ना, थोड़ा सा रुक जाए, एक मिनट। हाँ चल रहा है, ठीक है। तो क्या लिखता है 1833 में, बुक में देखिएगा, पॉलिटिकल 8 एडिशन। दिस एक्ट वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। मतलब ये 1833 में ये लास्ट स्टेप हो चुका था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, फाइनल स्टेप सेंट्रलाइज कर देती पावर को। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे रूल कर रही है, यहाँ पे रूल कर रही है, यहाँ पे रूल कर रही है, जहां जहां भी रूल कर रही है, लूट लाट के जैसे भी लिया है, क्या किया ना, इसको पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर दे दिया। मतलब इसके, सॉरी यहाँ पे फोटो बना रहा था, ये गलत हो गया। इस दौरान 1833 में पूरा तरीके से सेंट्रलाइज्ड पावर कर देता है। सेंट्रलाइज्ड पावर मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि एक जगह है, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग जगह पे कोई रूल कर रहा है, तो सब जगह का पावर जब एक जगह पे आ जाता है, इसको सेंट्रलाइज्ड पावर कहते हैं। तो इसी तरह का सब जगह पावर सेंट्रलाइज कर दिया गया 1833 में। और इसको कहा जाता है कि ये फाइनल स्टेप था जब ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा तरीके से गर्दन दबा दिया। कौन? क्राउन रूल। मतलब वहां का जो सरकार था, ब्रिटिश सरकार, वो पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को गर्दन दबा देता है कि अब जो है वो बेटा तुम गया कहाँ नहीं, अब तुम्हारा पास हम डायरेक्ट रूल करेंगे। माने कि लास्ट स्टेज है, एक तरह का बोल सकते हैं कि लास्ट स्टेज था जब ईस्ट इंडिया कंपनी का कमर तोड़ दिया लोग। तो इसका फीचर्स क्या क्या था? हर किसी का फीचर्स पढ़ा है, 1773 का पढ़ा है, 1871 का पढ़ा है, 1784 का, 1786 का, इसका सबका पढ़ा है। तो इसका सबसे पहला फीचर्स क्या था, इसको हम अच्छा तरीके से पढ़ने का शुरुआत करते हैं। तो क्या लिखता है, एक सेकंड, थोड़ा सा और रबड़ बढ़ा देता ना, बड़ा अच्छा होता, कोई बात नहीं। तो क्या लिखता है इसका सबसे पहला, क्या लिखता है, फर्स्ट क्या था, क्या लिखता है, इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड बास्टेड हिम ऑल द सिविल एंड मिलिट्री पावर। मतलब इतना दिन से, जो याद है, गवर्नर जनरल था, मतलब याद कीजिए हम 1773 में क्या पढ़ाए थे कि तीन को अलग अलग था। यहाँ पे गवर्नर जनरल था, यहाँ पे गवर्नर जनरल था जो हेड था, और यहाँ पे गवर्नर जनरल था। तो गवर्नर जनरल को क्या कर दिया था, सॉरी गवर्नर जनरल, यहाँ पे गवर्नर था, यहाँ पे गवर्नर था, यहाँ पे गवर्नर था। तो 1773 का कानून में लोग क्या किया था, 1773 ही था ना, हाँ 1773 का कानून में क्या किया था, वेरन हेस्टिंग को, ये जैसे ये गवर्नर है, ये भी गवर्नर है, और ये भी गवर्नर, तो इसको थोड़ा ऊपर करना था, तो इसको गवर्नर जनरल का पोस्ट दे दिया था। लेकिन 1833 में पता क्या बोल दिया, ये उस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, ठीक है। लेकिन अब पता क्या बोल दिया कि अब तुम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं रहेगा, अब तुम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, मतलब पूरा भारत का गवर्नर जनरल। माने गवर्नर जनरल का पोस्ट का चेंज करके इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया, कि भारत का गवर्नर जनरल है। समझ में आ रहा है? एक पोस्ट बना दिया गया, मतलब एक ऊपर कर दिया, और इसके पास ना सब पावर दे दिया, मतलब सिविल पावर भी, सिविल पावर मतलब, और मिलिट्री पावर। सिविल पावर का मतलब होता है छोटा मोटा पावर, जैसे सिविल मतलब समझिए, जैसे मैटर होता है, मान लीजिए एक आदमी है, वो क्या किया, एक आदमी का माथा फोड़ दिया, तो ये हो गया क्रिमिनल मैटर, माथा फोड़ना, गोली जान से मार देना। और एक क्या किया ना, कि मान लीजिए वो क्या किया कि किसी उसका उसका घर थोड़ा जमीन लूट लिया, या फिर थोड़ा मोड़ा डिस्प्यूट हो गया, ये सब होता है सिविल मैटर, ठीक है। तो गवर्नमेंट जनरल को पूरा सिविल मैटर का हेड इसको बना दिया, कि सिविल मैटर का पूरा हेड आप रहिएगा। और साथ ही साथ मिलिट्री, जो पूरा मिलिट्री चलेगा ना, इसका भी पावर आपका ही हाथ में रहेगा, पूरा तरीके से पूरा मिलिट्री का आप ही कंट्रोल कीजिएगा। इंडियन, जैसे उस समय का जो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी जो भी था, वो सारा का सारा जो है
वो आपका कौन करेगा, कंट्रोल उसको कौन करेगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करेगा। ये एक पोस्ट है, तो सोचिए इसका हाथ में कितना पावर आ गया 1833 के बाद। क्लियर। दूसरा, it act the was the first time the government of India with authority over the entire territory area possessed by the British in India. लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर। अब ये यूपीएससी का प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि पहला गवर्नर जनरल इंडिया कौन था। हालांकि इतना बेसिक नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी बताता, लॉर्ड विलियम बेंटिक इसका नाम है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था ना, ये सबसे पहली बार क्या बनता है, भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता है 1833 का कानून के बाद से, कि सबका हेड बना दिया गया उसको। ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम, दूसरा में क्या लिखता है, इट डिप्राइव द गवर्नर जनरल ऑफ बम्बई एंड मद्रास टू देयर लेजिस्लेटिव पावर। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर टू द इंटायरली ऑफ ब्रिटिश इंडिया। दिस लॉ मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट वॉज प्रीवियस एक्ट वेर कॉल्ड रेगुलेशन, वाइल लॉज अंडर दिस एक्ट वॉज कॉल्ड एक्ट। अब सुनो, मतलब जो पहले जो प्रेसिडेंसी था ना, इसके पास जो पावर था, प्रेसिडेंट्स के पास, मतलब प्रेसिडेंट लोकल जो प्रेसिडेंसी के पास जो पावर था, ये सब लोकल जो प्रेसिडेंसी के पास पावर था, जहां जहां ब्रिटिश रूल कर रहा था। ठीक है। ये सारा का सारा गवर्नर जनरल बम्बई, मतलब मेन बम्बई था, बम्बई का और मद्रास का, यहाँ का जो गवर्नर जनरल था ना, इसका पावर को खत्म करके पूरा का पूरा लेजिस्लेटिव पावर, गवर्नर जनरल बम्बई एंड मद्रास टू द लेजिस्लेटिव पावर, ये किसको दे दिया जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दिया जाता है। पूरा इंटायर गवर्नमेंट, मतलब इसका आपने पूरा तरीके से पूरा भारत का लेजिस्लेटिव पावर आ जाता है। ठीक है। और इससे अब जो कानून जो बन रहा था ना, यहाँ से यहाँ तक, इसको रेगुलेशन कहा जाता था कि रेगुलेट कर रहे हैं। लेकिन अब जो ये 1833 में जो ये कानून आया ना, इसको एक्ट बोला गया कि भैया हम कानून बना रहे हैं, एक्ट है। मैं समझ रहे, मतलब सीधा बोल दिया कि कानून है। इतना दिन तो बोलते तुमको रेगुलेट कर रहे, तुमको चला रहे, मेन तुम ही है। लेकिन अब सीधा उसको बोला कौन, तुम, रेगुलेशन नहीं, अब सीधा एक्ट बनेगा। क्लियर। अब उसके बाद क्या लिखता है, इट एंडेड द एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी विच बिकम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब क्या किया कि इससे क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, इसी एक्ट के था, जो पहले क्या था ना, ये जो बॉडी था कमर्शियल था, कि पूरा तरीके से कमर्शियल तौर पर काम करता था, यहाँ पे जितना भी बिजनेस वगैरह करता था सब इसी के हाथ में आता था। लेकिन अब पता क्या किया गया, इसका कमर्शियल काम को पूरा तरीके से खत्म कर दिया गया। ठीक है। अब क्या बोला, ईस्ट इंडिया इतना कमर्शियल काम के लिए मेन आया ही था, इसको कमर्शियल काम में हटा दिया कि अब तुम बिजनेस वगैरह कोई काम नहीं करेगा। अब इसको पूरा तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव काम दे दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कि तुम लोग सिर्फ बैठ के शासन चलाओ, जितना भी ईस्ट इंडिया कंपनी का आदमी है। तो कहीं ना कहीं इसको शासन चलाने के लिए दे रहा है सिर्फ। तो ये एक तरह से आप नहीं कह सकते कि ब्रिटिश सरकार जो है वो क्या केस है, गलत दबा दिया। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव काम दे दिया इसको। इट प्रोवाइडेड द कंपनी टेरिटरी इन इंडिया वेर हेल्ड बाय इंटरेस्ट ऑफ हिज मिनिस्ट्री एंड हायर सक्सेसर। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि जितना भी लोग यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है ना, वो सारा का सारा जो अपना ओथ को, मतलब जो पावर यहाँ पे जो चला रहा है ना, ये हर मैजिस्ट्री, मतलब जो इंग्लैंड में जो बैठी हुई है उसका कंसिडरेशन। जैसे प्रेसिडेंट का पावर का मतलब अभी कैसा होता है कि प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के नीचे जितना भी लोग है, ये इसके बिहाफ में पावर को होल्ड करते हैं, राइट। उसी तरह ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस था ना, ये सब इसके बिहाफ में पावर को होल्ड कर रहा था। ठीक है। उसके बाद क्या लिखता है, द हायर एंड सक्सेसर। चौथा नंबर में, द चार्टर एक्ट ऑफ, एक सेकेंड, हाँ, एक और पेज ऐड कर लेते हैं, एड सेक्शन, एड पेज, हाँ। अब क्या लिखता है, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट। मतलब इतना दिन से क्या था ना कि जो ब्रिटिश वहां से इंग्लैंड से भेजता था, और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजता था, और जिसको भेजता था वहीं पर आकर के यहाँ पे सिविल सर्वेंट बनता था भारत में, जिसका एग्जाम का आप तैयारी कर रहा है, ये अफसर का। ठीक है। तो सिविल सर्वेंट लोग, यही लोग बनता था, सिविल सर्वेंट ऑफिसर लोग जितना भी था। लेकिन इस एक्ट के तहत क्या हुआ, 1833 का जो एक्ट था ना, इस एक्ट के तहत पता क्या किया गया, इस एक्ट के तहत, इसके तहत बोला गया कि अब जो है ना, जितने भी लोग भारत में जो आपका मतलब आना चाहते हैं सिविल सर्विस में ना, अब वो ओपन कंपटीशन के थ्रू आएंगे। मतलब कंपटीशन होगा, जैसे अभी हम लोग जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, इस तरह कंपटीशन स्टार्ट होगा, जिससे हम लोग सिविल सर्वेंट को सिलेक्शन करेंगे। और स्टेटेड द इंडियन शुड नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम द होल्डिंग एनी ऑफिस एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी, हाउएवर इट प्रोविजन नेगलेक्टेड आफ्टर पोजीशन फ्रॉम द कोड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन अब इसमें क्या किया गया ना, ओपन कंपटीशन खोला गया कि सबको इसमें एग्जाम दे सकता है, इंडियंस भी दे सकते हैं। ये बड़ा अच्छा चीज था कि इसमें बोल दिया इंडियंस भी है जो है वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। लेकिन हम क्या बोले कि ब्रिटेन के पास कोड ऑफ डायरेक्टर था। कोड ऑफ डायरेक्टर याद है कब बना था, याद कीजिए, 1773 वाला जो आप कानून पढ़े होंगे, 1773 नहीं 1781 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी जस्ट चेक इट। हाँ, कोड ऑफ डायरेक्टर, कोड ऑफ डायरेक्टर, हाँ 1773। तो इस समय जो याद है बना था कोड ऑफ डायरेक्टर, कोड ऑफ डायरेक्टर जो बना था ना, वो कोड ऑफ डायरेक्टर क्या करता था ना कि ऑफिसर लोग को सिलेक्ट करता था और भेजता था। लेकिन 1833 का कानून में बोल दिया कि अब जो है ओपन कंपटीशन होगा और कोई भी आ सकता है।
तो कॉमन सी बात है कि यहाँ पे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर लेवल बमक जाएगा कि हम लोग का पावर तो खत्म हो गया। तो पता है ये लोग इसको अपोजिशन करने लगा वहां पे ब्रिटेन का पार्लियामेंट में। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि इस ये जो तीसरा पॉइंट था इसको हटा दिया गया, विड्रॉल कर दिया गया। मतलब ये कानून जो था 1833 में, ये जो तीसरा नंबर पॉइंट था ये पूरी तरीके से हटा दिया गया। ये मतलब एक अच्छा काम किया था, लेकिन क्या करेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था ये लोग मतलब अपोजिशन किया और फिर यहाँ पे ये हो गया। हालांकि इसमें एक प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम ये था कि हम ओपन कंपटीशन तो कर दिया, लेकिन बोला एग्जाम देने के लिए आपको जैसे सेंटर होता ना, वो सेंटर दे दिया लंदन में, दिल्ली में लंदन में सेंटर दिया था। अब बता भाई यहाँ आपको आईएएस ऑफिसर बनना, उस समय आदमी ना यहाँ तक पहुंच पाएगा ना एग्जाम दे पाएगा। तो ये एक कहीं ना कहीं ये लूप होल था। अब 1833 के बाद अब डायरेक्ट कानून पास होता है कब, 1853 में। ठीक है, आप समझिए इस समय से अब ऐसा माहौल बन चुका था ना भारत में कि कहीं ना कहीं जो ईस्ट इंडिया कंपनी से लोग पूरी तरीके से परेशान हो चुके थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर को यही खत्म कर दिया ब्रिटिश सरकार, उसका गला दबा दिया। अब 1853 में क्या करता है समझो, दिस वर द लास्ट इन द सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट पासेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट बिटवीन 1793 एंड 1853। इट वाज सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो ये लास्ट जो था ना, ये लास्ट सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट था जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू भेजा गया भारत में। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, इसका कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये 1853 वाला। क्या क्या इंपॉर्टेंस इसका बताते हैं, सुनो। द फीचर ऑफ दिस एक्ट वर, एक मिनट पानी पीने दो। क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस है देखो, क्या लिखता है। इट वॉज द लास्ट ऑफ सीरीज ऑफ चार्टर पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट बिटवीन, इतना था सबसे इसका पहला एक्ट, मतलब पहला फीचर्स इस वाले एक्ट का 1853 का। It separate for the first time the legislative and executive function of Governor General of Council. It provided for the addition of new 6 member to the Legislative Council, a counselor to the council. मतलब देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब इस एक्ट के बाद क्या होता है ना कि जो गवर्नर जनरल था ना, इसका पावर को दो भाग में बांट दिया। एक लेजिस्लेटिव पावर अलग कर दिया गया और एग्जीक्यूटिव पावर को अलग कर दिया गया। अभी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव क्या होता है, लेजिस्लेटिव में कानून बनता है और एग्जीक्यूटिव में उस कानून को इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे पार्लियामेंट कानून को बनाती है, ठीक है, और उसके बाद जितना भी ऑफिसर लोग होता है ये लोग कानून को इम्प्लीमेंट करवाता है। समझ में नहीं, देखो पार्लियामेंट में क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा होता है। जैसे मोदी जी लोग जो यहाँ पे अभी जैसे बात करते हैं, जो अभी जो पीएम करंट पीएम है, गवर्नमेंट है बीजेपी गवर्नमेंट, ये कोई भी कानून को बनाती है उसके क्या करती है, वो ऑफिसर लोगों को नीचे पे देती है। वो ऑफिसर क्या करता है उस चीज को उस एरिया में, मान लीजिए धनबाद में पोस्टेड है कोई ऑफिसर, यहाँ के धनबाद के जो डिप्टी कमिश्नर है, वो क्या करेंगे उस पूरा कानून को यहाँ पे लागू करवाएंगे। ठीक है, तो ये जो लागू करवाते हैं ना, ये ही इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो पहले ये पूरा का पूरा पावर एक ही गवर्नर जनरल इंडिया का हाथ में हुआ करता था, लेकिन 1853 में इस दोनों का काम को बांट दिया गया, लेजिस्लेटिव काम अलग और एग्जीक्यूटिव काम अलग। और साथ ही साथ लेजिस्लेटिव के काम को जो बांटा ना, इसमें और 6 को नया मेंबर दे दिया कि भैया आप अकेले मत कीजिए, कोई बात नहीं, हम आपको 6 और न्यू मेंबर दे देते हैं इसके साथ साथ। It provides additional 6 members called Legislative Counselor to the Council. In other words, establishes a separate Governor General Legislative Council, which came to be known as the Indian Central Legislative Council. The legislative wings of the council function as the mini parliament. अब समझो क्या लिखता है कि एक, मतलब देखिए यहाँ पे एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेकिन एक अलग से 6 मेंबर का काउंसिल बना दिया गया, और इस मेंबर का काउंसिल हेड कर रहा था कौन, गवर्नर जनरल। ठीक है, और इसको मिनी पार्लियामेंट बोला गया कि छोटा सा पार्लियामेंट जो पूरा कानून को बनाएगा, इसमें 6 को अलग अलग नया मेंबर्स आ गए। मतलब ब्रिटिश फिर कह सकते हैं कि नहीं कि जो इंडियंस इतना दिन से जो घुसना शुरू कर रहा था पार्लियामेंट में, उसको फिर से बाहर निकालने की कोशिश किया जा रहा है। क्योंकि देखिए लेजिस्लेटिव पावर को अलग किया और 6 मेंबर दे करके इसको अलग से छोटा एक पार्लियामेंट बना दिया। ठीक है, तुम रहो ना जो पुराना मेंबर है, हम एक तो अलग मिली पार्लियामेंट बना दे रहे हैं और इसके हाथ में पूरा पावर दे दिया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्टली इसका पावर खत्म कर रहा था जो पुराना वाला था लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, the legislative unit of the council functions the mini parliament under the same procedure of British Parliament. Thus, legislation for the first time was treated as a special function of government requiring special machinery to special सेम। अब देखो हम क्या बताएं कि 1853 का लास्ट कानून था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से आया था, उसके बाद हम लोग यहीं पर डायरेक्ट कानून बनने लगा था। तो जब डायरेक्ट कानून बन रहा था, इससे पहले क्या था ना कि जो भी कानून यहाँ पे बन रहा था ना, वो ब्रिटेन से आ रहा था और बन करके और यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा था। लेकिन अब क्या हो गया ना कि डायरेक्ट कानून यहाँ पे बनेगा, जो इसको काउंसिल दिया ना गवर्नर जनरल को अलग से लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके साथ जो 6 को मेंबर दिया, यही लोग मिलकर ये कानून को बनाएगा। क्लियर, यही चीज आपको यहाँ पे बताना चाह रहा है। अब क्या लिखता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट 10 लेजिस्लेशन फॉर फर्स्ट टाइम ट्रेड स्पेशल। हाँ, तो इसके क्या किया कि स्पेशल इसको काम, मैंने कि भैया अब पहली बार लेजिस्लेटिव को स्पेशल काम के तौर पे देखा गया कि भारत में लेजिस्लेशन चलेगा, 1853 के बाद से हुआ। तीसरा क्या लिखता है,
It introduced an open competition system of selection of recruited civil servant. The convented civil service was thus thrown open to Indian also. According to Macaulay Committee, was appointed 1854. सेम चीज हम क्या बताए थे कि ये ऑपोजिशन के चलते ये जो बिल था ना इसको पूरा तरीके से नलिफाइड कर दिया गया था। कोड ऑफ डायरेक्टर जो था वो बोला कि ओपन कंपटीशन तो नहीं होगा अफसर लोग का, लेकिन 1853 में फिर से ये कानून आया और बोला ना कि अब इन लोग का ओपन कंपटीशन ही होगा। और इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका था? क्या लिखता है? द कन्वेंटेड सिविल सर्विस वाज दस थ्रोन अकॉर्डिंग टू मैकॉली कमिटी। द कमिटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विस अपॉइंटेड 1850। मतलब एक मैकॉली कमिटी था। मैकॉली वही आदमी है जो भारत में वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया था। तो मैकॉली जो था ना इसका एक कमिटी हुआ करता था। यही कमिटी रिकमेंडेशन दिया कि भैया भारत में जो ओपन कंपटीशन होना चाहिए और सबको इसमें कंपटीशन में मतलब फॉर्म भर सके। ठीक है, अब क्या लिखता है? इट एक्सटेंडेड द कंपनी रूल एंड अलाउड इट टू रिटेन द पोजेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी ऑन ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन। Eastern Company rule and allowed it return to possess Indian territory on trust of British Crown, but it did not specify any particular period. Unlike the previous letter, it was clear indication that the company rule could enter. सुनो, अब क्या हुआ 1853 के बाद से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना ये कहते कि ठीक है, पहले तो 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिया, सिर्फ लेजिस्लेटिव पावर तो खत्म कर दिया। अब क्या पता ये लोग क्या बोलता है कि ठीक है हम तो तुमको पावर दे ही रहे, लेकिन अब एक काम करो, मैंने 1833 में उसका जो लेजिस्लेटिव पावर था मतलब उसको कमर्शियल बॉडी खत्म करके उसको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया कि खाली कानून कानून वगैरह चलाएगा। और 1853 में बोल दिया कि ठीक है अब कानून तो आप चला ही रहे, चलाओ ईस्ट इंडिया कंपनी, कोई बात नहीं, लेकिन कब तक चलाओगे ये कोई फिक्स डेट नहीं दिया। पहले 20-20 साल का था कि 20 साल तक तो तुम लोग कंफर्म चलाएगा, लेकिन अब कोई फिक्स डेट नहीं दिया। इससे ये पता चलता है ना कि कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो हटा सकती है ब्रिटिश सरकार, कभी भी। ठीक है, और ये मौका मिलता है बाय द वे, कब मिलता है? 1857 का, क्रांति के बाद। अभी समझ में आएगा। उसमें क्या लिखता है? इट एक्सटेंड द कंपनी अलाउड इट टू रिटेन पोजीशन इंडियन टेरिटरी ऑन द ब्रिटिश अनलेस प्रीवियसली इंडिकेटेड कंपनी कुड बी टेरिटरी। इट, अब चौथा नंबर पॉइंट देखिए, इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन सेंट्रल काउंसिल ऑफ द 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। 4 मेंबर वेर अपॉइंटेड लोकल प्रोविजनल। मतलब अब देखिए, अब इससे पता है क्या किया गया? एक और चीज, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था ना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसमें एक नया काउंसिल जो था, उस काउंसिल में 6 आदमी बन सकता था सेंट्रल लेवल पे। सेंट्रल मतलब देश का लेवल पे, जो गवर्नर जनरल का ऑफ इंडिया का काउंसिल जो था उसमें 6 नया मेंबर आएगा। और प्रोविजनल लेवल पे जो छोटा छोटा नीचे जो प्रोविजनल लेवल है ना, यहाँ पे 4 आदमी आएगा प्रोविजनल लेवल पे। ठीक है, यहाँ पे 4 आदमी आएगा। और इसमें क्या कर दिया गया ना कि इसमें जो भैया अब जो है इंडियंस भी आएंगे, ये बड़ा अच्छा चीज किया गया। ठीक है, इंडियंस मेंबर भी अलाउड होंगे। तो क्या लिखता है? लोकल प्रेसिडेंसी ऑफ गवर्नमेंट 4 मेंबर वेर अपॉइंटेड बाय लोकल प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बम्बई, बंगाल एंड आगरा। अब ये जो प्रोविजनल लेवल पे जो मतलब 4 को जो लोग आएंगे ना, वो कहाँ कहाँ से आएंगे? देखो, ये लिखा गया कलकत्ता से, मतलब बम्बई से, यहाँ पे बम्बई से, उसके बाद आपका कोलकाता से, उसके बाद हो गया आपका मद्रास से, और तीसरा हो गया, चौथा हो गया आगरा से। ये 4 जगह से काउंसिल पे लोग पहुंचेंगे और यहाँ पे जो है ये काउंसिल जो बनाएंगे। ये चीज बड़ा अच्छा हुआ था 1857 के बाद। लेकिन आपको क्या पता है 1857 के बाद से, 1857 के बाद से, जैसे एक मिनट, 1600 से लेकर के 1600 से लेकर के 1857 तक भारत में कौन रूल किया था? भारत में रूल किया आपका क्राउन रूल। कौन रूल किया था? यहाँ पे रूल करता है आपका क्राउन रूल। लेकिन अब 1857 के, सॉरी क्राउन रूल बोल रहे, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। कौन रूल किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी, तो कंपनी रूल किया। और 1857 के बाद जब क्रांति हुआ था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने, तो डायरेक्ट क्राउन रूल भारत में रूल करना शुरू कर देता है। तो 1857 के बाद से क्या हुआ, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में टेक ऑफ करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। अच्छा हाँ, एक बात और, जो लोग हमको सपोर्ट करना चाहते, फॉलो करना चाहते हो इंस्टाग्राम पे विक्की रवानी @_7070 में 77 में हमको फॉलो कर ले। मेरा नाम विक्की रवानी है, मैं धनबाद का रहने वाला हूँ। मेरा मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस क्वालिफिकेशन है और काफ़ी दिनों से यूपीएससी का मेरा फील्ड में एक्सपीरियंस है। और अगर आप हमको कोई इकोनॉमिकली हेल्प करना चाहते हो तो प्लीज़ बारकोड पे जो भी आपका हो, 15, 20, 25, 30 रुपये जो भी आपको मानना चाहते हैं वो आप, इट इज़ अ काइंड ऑफ डोनेशन फॉर मी। थैंक यू।